हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ASER रिपोर्ट 2018 के बारे में, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट क्या होती है और हमारे देश में जो एजुकेशन से लेके जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो क्या है, किस प्रकार का अधिनियम हमारे देश में बनाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि किसी भी एक देश का भविष्य उसके यूथ और वहाँ के बच्चों पे टिका होता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस देश में किस प्रकार की एजुकेशन और डेवलपमेंट वहाँ के बच्चों को मिल रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। और भारत में जो प्राथमिक स्तर पे जो एजुकेशन दी जाती है, उसी एजुकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी एजुकेशन को समझने के लिए कि किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है, उसके लिए इस प्रकार की रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली एनालाइज करेंगे ASER रिपोर्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जहां पे आप सिविल सर्विसेज UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर किसी स्टेट PCS की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं कि हम ASER रिपोर्ट 2018 को कम्प्लीटली कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है और जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है ये किस बेसिस पे की जाती है, क्या इस रिपोर्ट में होता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करती है और फाइनली कौन से एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर ये जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट इस बार 2018 में जारी की गई है इसमें क्या बताया गया है और हमारे देश में शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके जो अधिनियम बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाया गया है, अधिकार जो दिया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली ये देखेंगे कि देश में जो बच्चों की एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उससे रिलेटेड किस प्रकार के इश्यूज हमारे देश में आज भी बने हुए हैं और उनको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो जो हाल ही में जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट या फिर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2018 जारी की गई थी, उसी को अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की शिक्षा प्रणाली के क्या परिणाम हैं, क्या इस वक्त हमारे एजुकेशन किस लेवल पे चल रही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है। तो अब आगे की स्लाइड्स में हम ये जानेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ASER रिपोर्ट है क्या। तो ASER एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य, मोटिव है कि भारत में हर स्टेट और ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान देना, कि हमारे देश में हर एक स्टेट के हर एक ग्रामीण ज़िले तक हम जाके ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी शिक्षा, कि उनको जो बेसिक्स जो है एजुकेशन के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो आप फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड, सेकंड क्लास, फिफ्थ क्लास, एट्थ क्लास तक के जो स्टैंडर्ड्स की जो चीज़ें हैं उनको वो आ रही है, नहीं आ रही, किस प्रकार का उनका लेवल है, कहाँ तक वो पढ़ पा रहे हैं, कहाँ तक वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये आम लोगों द्वारा किए जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है और देश के बच्चों की शिक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र वार्षिक स्रोत है। और इस सर्वेक्षण की शुरुआत 2005 में की गई थी और ये सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है, एक गैर व्यावसायिक संस्था है जिसका नाम है प्रथम। तो ये ASER रिपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक्स थे। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र या फिर कौन कौन से एरियाज़ को कवर किया जाता है जब इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि स्कूलों का अवलोकन किया जाता है कि एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल चल रही हैं या फिर जो स्कूल्स हैं वो किस प्रकार काम कर रही है, क्या उनका लेवल है, बच्चों को किस लेवल तक, किस स्टैंडर्ड्स तक वो एजुकेशन दे रही है, अधिगम स्तर। वैसे तो जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है कि क्या अधिगम होता है, क्या स्कूल का स्तर होता है, क्या स्कूलों का अवलोकन किया जाता है। लेकिन
हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जब हमें राइटिंग करनी होगी, जब हमें कोई आंसर लिखना होगा, तो हम वहाँ पे किस प्रकार इन चीज़ों को एलोबरेट कर सकते हैं। तो अधिगम स्तर का आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक बच्चा कितना सीख पा रहा है और सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी कितनी है, और लर्न करने के बाद किस प्रकार वो उन चीज़ों को ग्रेप्स करके उन चीज़ों को अपने आप को उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। ये है अधिगम स्तर। हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना उसने सीखा है और कितना उसने सीखने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। स्कूली स्तर जो कि एक स्कूल का क्या लेवल है, तो इन चीज़ों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो अब जो अधिगम स्तर है कि किस प्रकार वो लर्न कर रहा है, तो उसको भी किस प्रकार डिवाइड किया है कि बुनियादी शिक्षा के स्तर से ऊपर उसको कितना आता है और पढ़ने व गणित के प्रश्नों को हल करने का क्या उसका बुनियादी कौशल है। हम उसको जांच रहे हैं कि उसका अधिगम स्तर किस लेवल तक है। तो ये हमने बात की कि अधिगम स्तर क्या है। अब बात करते हैं जो स्कूलों का अवलोकन किया जाता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं। शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति, शारीरिक शिक्षा और खेल सुविधाएं, और स्कूलों में निहित सुविधाएं। देखिए, शिक्षा का मतलब है कि आप बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, और सर्वांगीण विकास के तहत बच्चे को एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन होती है वो एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको गेम से रिलेटेड चीज़ों में एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको हर एक टाइप की जब उसको एजुकेशन दी जाएगी तब जाके वो माइंडली मैच्योर हो पाएगा। तभी बच्चों को कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि अब आप एजुकेशन पा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमने बात करी कि स्कूलों का अवलोकन किस बेसिस पे किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जो ASER 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसमें किस प्रकार के निष्कर्ष इस बार दिए गए हैं। तो जो पढ़ने की स्थिति है, जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एजुकेशन पे जो इस बार रिपोर्ट आई है उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है कि एक तो क्लास 5th और क्लास 8th इन दोनों बच्चों के ऊपर रिपोर्ट में जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है वो बताया गया है कि किस प्रकार वो पढ़ने में सक्षम है, कितना परसेंटेज बच्चे कितना कवर कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लास 5th के बारे में। तो कक्षा 5 में नामांकित आधे से अधिक छात्र कक्षा 2 के पाठ को पढ़ने में सक्षम है, और ये आंकड़ा 2018-16 में 47.9% था और 2018 में बढ़ के 50.3% हो गया है। कुछ राज्यों में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों ने इस दौरान कुछ सुधार दर्ज किया है। सरकारी विद्यालयों में आप ये नोटिस कीजिएगा कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों ने सुधार दर्ज किया है। उन राज्यों में से कुछ राज्य इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये वो स्टेट हैं जहाँ पे बच्चों ने लर्निंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। बच्चे पहले कक्षा 2 तक के पाठ को कक्षा 5 वाले बच्चे 47.9% ही पढ़ पा रहे थे और अब 50.3% पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये लेवल कम है क्योंकि आप कक्षा 5 के बच्चे को जांच रहे हैं, आप कक्षा 5 के बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं, और वो भी किस लेवल पे, कक्षा 2 के लेवल पे, और उसमें भी अभी तक सिर्फ 50% बच्चे कर रहे हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार का एजुकेशन लेवल हम बच्चों को दे रहे हैं कि कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 2 के लेवल को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं 50% बच्चे। तो क्या उनको एजुकेशन मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में? इसको आइडेंटिफाई करके उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कक्षा 8 के बारे में। तो भारत में जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा का जो अंतिम पड़ाव है वो कक्षा 8 है, और ASER 2018 के आंकड़ों से ये पता चलता है कि कक्षा 8 के 27% छात्र कक्षा 2 के पाठ पढ़ने में भी सक्षम नहीं है, कि कक्षा 8 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनकी जो बुक्स हैं उसका जो लेवल है उसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। कितने? 27% बच्चे। ये बहुत ही बेकार आंकड़ा है जो हमें ये दर्शाता है कि भारत में शिक्षा का स्तर किस प्रकार गिरा हुआ है, कि हमारा जो एजुकेशन लेवल गिर रहा है, डाउन जा रहा है। क्योंकि अगर एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करना है तो हर एक बच्चे को एटलीस्ट, जब हमने शिक्षा को एक अधिकार बना ही दिया है तो बच्चों को इतना एजुकेशन तो हम दे सकें कि वो कक्षा 8 के स्तर तक तो पढ़ पाएँ। तो हमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है उसको इम्प्रूव करना होगा, बच्चों को मोटिवेट करना होगा पढ़ने के लिए। और अब बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 से लेकर 16 वर्ष की उम्र के सभी लड़कों में से 50%
गणितीय भाग के प्रश्नों को ठीक ठाक हल कर लेते हैं, जबकि सिर्फ 44% गर्ल्स ही ऐसा कर पा रही हैं। और 2018 में 6 से लेकर 14 साल के उम्र स्कूल समूह के ऐसे बच्चे जिनका दाखिला स्कूल में नहीं हुआ, उनका प्रतिशत 3% से गिरकर 2.8% हो गया है। ये थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पहले 3% तक वो वैसे बच्चे थे जो एजुकेशन जो क्लास में या फिर जो स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले रहे थे, उनका थोड़ा परसेंटेज गिरा है, पर ज़्यादा नहीं गिरा है। तो ये बात करी कक्षा 8 तक के लेवल के। अब बात करते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में, जो मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो अब हम इसको यहाँ पे ब्रीफ करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो भारत में शिक्षा का जो अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकारों के रूप में भी उल्लेखित है। कब किया गया उसके बारे में बात करते हैं। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86th अमेंडमेंट किया गया था और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर RTE एक्ट बनाया गया था। तो ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो इसका उद्देश्य है वो है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर को सृजित करना। और इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। तो ये इसके पॉइंट्स हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में, जो मोस्ट प्रोबेबली आप में से सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो इसको पढ़ना हमें ज़रूरी था। और अगर कभी आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ें आती हैं तो इन चीज़ों को उजागर करना, वहाँ पे लिखना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि क्या होता है हमारा आंसर ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, वहाँ से हमें आंसर ज़्यादा मिल सकते हैं अगर हम ऐसी चीज़ों को वहाँ पे उल्लेख करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की भारत में क्या क्या मुख्य दिक्कत है। तो भारत में आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं जहाँ पे कमरों व डेस्क बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते नजर आते हैं और गर्मी में मौसम में बच्चों को पीने के लिए पानी के लिए भी भटकना पड़ता है। ऐसी स्कूलें आज भी हमारे देश में अवेलेबल है जहाँ पे बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। और शौचालयों में स्कूलों में बनाए जो स्कूलें हैं वहाँ पे शौचालय बनाए ज़रूर गए हैं, लेकिन पानी के अभाव के रूप में या फिर उनमें साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है, इसलिए उनका यूज़ करना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पे बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इस दिशा में भी कोई बेहतर स्थिति नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो शिक्षा सत्र जो शुरू होता है उसके 3 महीने बाद तक भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो बच्चे हैं उनको पाठ्य पुस्तक नहीं मिल पाती है। और जो ग्रामीण स्कूलें हैं उनमें मिड डे मील संचालन के जो तौर तरीके हैं उन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने में ही शिक्षकों का काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है कि उनको एजुकेशन से अलावा उनको जो खाना खिलाना है उसी में टाइम जा रहा है, तो एजुकेशन हम उनको कहाँ दे पा रहे हैं। तो आधिकारिक स्तर पर मिड डे मील स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर ठोस योजना का अभाव भी एक बड़ा ही गतिरोध है बच्चों को एजुकेशन में लेके। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीटली एनालाइज किया ASER रिपोर्ट के बारे में और प्राथमिक शिक्षा के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।